हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKI। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो वो वीडियो पार्ट 1 था, ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें कुछ और इंडेक्सेस रह गए थे जिन्हें हमें देखना है। तो लास्ट क्लास में हमने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिस्कस किया था। अब उसी सीरीज में हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज MPI, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये हुआ कि जो पॉवर्टी होती है वो यूनी डायमेंशनल नहीं होती, दैट इज मल्टी डायमेंशनल, कि आदमी कई तरीके से गरीब हो सकता है। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस इंडेक्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। तो इंडेक्स पब्लिश करता है OPHI, विच इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक, प्लस UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स मिल करके इस इंडेक्स को जो है पब्लिश करते हैं, इस रिपोर्ट को बेसिकली पब्लिश करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। ठीक, अब MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में हम तीन चीजें देखते हैं। जैसे हमने SDI में तीन चीजें देखी थी, तो हम जो भी इंडेक्सेस देखेंगे कोशिश करेंगे कि इन्हीं तीन चीजों का रेफरेंस लेकर के देखें, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड देन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं। देखो, आप जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं न्यूट्रिशन, कि भाई न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, ओके, सो द फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि उसी हिसाब से, जैसे किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी आएगी कि नहीं आएगी वहाँ पे, कि भाई अगर कोई बच्चा गरीब हुआ तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा संपन्न परिवार से है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो एक तो हम पहले बच्चे का ये कैलकुलेट करते हैं कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, उसको प्रॉपर वाइटामिन मिल रहे हैं कि नहीं, उसको जो भी माइक्रोज न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ओके, देन कम्स चाइल्ड मोर्टेलिटी, वो बच्चा सर्वाइव करता है कि नहीं। भाई बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो सर्वाइव करता है कि नहीं, 0 to 5 ईयर्स हमने बात की थी SDI में, याद होगा आपको। एंड वन मोर थिंग, इंडिया इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है चाइल्ड मोर्टेलिटी में, कि मतलब अगर 100 बच्चे जो है वो बॉर्न होते हैं, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सिर्फ 4 ही बच्चे ऐसे हैं कि जो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अपने यहाँ सिर्फ वो, जो अगर हम बात करें कि सिर्फ 4% बच्चे ऐसे हैं आउट ऑफ 100 जो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मामले में इंडिया अच्छी कंडीशन में है, आप कह सकते हो। देन कम्स द एजुकेशन। एजुकेशन में हम क्या देखते हैं? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि कितनी साल वो बच्चा स्कूल गया। रिमेंबर दैट एज 6 to 14 ईयर्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कितने साल वो बच्चा स्कूल गया होगा। देन कम्स स्कूल अटेंडेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आप सोच कर देखो, जैसे बिना आप बच्चा स्कूल जा भी रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ रहा है, या वो स्कूल के नाम पे, भाई कि जैसे मैंने क्लास में नाम लिखवा दिया, एक साल में मैं 2 महीने गया, पास होकर के नेक्स्ट क्लास में चला गया, तो मेरी ईयर ऑफ स्कूलिंग काउंट तो हो रही ना, कि भाई 5th क्लास में मैंने एडमिशन लिया, मैं 6th क्लास में, अब हो सकता है 5th क्लास में मैं सिर्फ 2 महीने स्कूल गया हूँगा, है ना, ऐसे 6th क्लास में, बट वो काउंट कितना हो रहा है? वो 1 साल काउंट हो रहा है। तो इसीलिए अटेंडेंस को भी इन्होंने MPI में, कि भाई अटेंडेंस है कि नहीं है। अब अटेंडेंस से मतलब पॉवर्टी का कैसे पता चलता है? आप सोच के देखो कि जिस बच्चे की अटेंडेंस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली स्कूल उसका एक्सेसिबल होगा ज़्यादा। अब आप सोच के देखो कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे स्कूल जो है 10 किलोमीटर्स हैं। आप सोच के देखो, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्कूल के बीच में नदी जा रही है ना, तो वहाँ पे ऑब्वियसली अटेंडेंस कम होगी। जिस बच्चे को पैदल 10 किलोमीटर जाना होगा, या जो बच्चा घर में अकेला रह रहा होगा, जिसके पेरेंट्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली जो गरीब होगा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि भाई वो रोज स्कूल जाए, क्योंकि हो सकता है उस पर घर की जिम्मेदारियां हो, या स्कूल तक उसको पैदल जाना पड़ता हो, रास्ते में हो सकता है जंगल आता हो, नदियाँ आती हो, या कंकड़ पत्थर वाले रास्ते हों, तो रोज उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमने जो स्कूल अटेंडेंस था MPI में, OPHI और UNDP ने इसको भी मैंडेटरी कर दिया कि भाई स्कूल अटेंडेंस को भी हम काउंट करेंगे। देन कम्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। अब देखो, इन्होंने स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ में इन 6 चीज़ों को प्रायोरिटी दी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, की भाई बिजली है कि नहीं है, कुकिंग फ्यूल, प्रॉपर कुकिंग फ्यूल अवेलेबल है कि नहीं, कि लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं या लोगों के पास गैस चूल्हा अवेलेबल है। देन कम्स हाउस, लोगों के पास रहने के लिए घर भी है कि नहीं। भाई इससे भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी देख सकते हैं ना, कि लोगों के पास घर है कि नहीं। अब देखो, मल्टी डायमेंशनल हो कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, एक तो न्यूट्रिशन की पॉवर्टी हो गई, एजुकेशन की पॉवर्टी हो गई, इन देन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ की, इन चीज़ों में भी पॉवर्टी देखो, मल्टी डायमेंशनल। देन कम्स
सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर, कि भाई प्रॉपर क्लीन वाटर अवेलेबल है कि नहीं। आप देखो राजस्थान के बाड़मेर जैसे इलाकों में जहाँ पे लेडीज़ें आज भी 10-10 किलोमीटर पानी लेने जाती हैं, वो भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है ना। एंड देन कम्स सैनिटेशन, की भाई साफ सफाई भी ज़रूरी है। देन कम्स अदर एसेट्स, की भाई चलो अदर एसेट्स का मतलब अगर आपके पास घर है तो आपके पास सोफा है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, साइकिल है कि नहीं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, अब देखो आप कुछ एक दो चीज़ें और समझने की जरूरत हमें एमपीआई में। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है जितनी मैंने बात की अभी तक। अब वेटेज की बात करेंगे, तीन मेन चीज़ें। तो अगर तीन चीज़ें हैं तो इसकी बात करूंगा, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3। और मैं वेटेज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये वेटेज एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी, है ना। अब इस 1/3 में दो मेन चीज़ों की बात की मैंने, तो अगर इस 1/3 को दो इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूं तो ईच का वेटेज आ जाएगा 1/6। मैथ वाली ये बात मेरी समझ रहे होंगे, 1/6 है ना। इसको मैंने डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में। देन यहाँ पे भी 1/3 का दो इक्वल डिवीजन, तो 1/6, और यहाँ पे भी 1/6। एंड देन अब देखो 1/3 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वेटेज कितना आ जाएगा 1/18, 1/18। इसका भी वेटेज आ गया 1/18, 1/18, एंड देन 1/18, और इसका भी वेटेज आ गया 1/18। सबका वेटेज 1/18। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई एमपीआई में सैनिटेशन का वेटेज क्या है, 1/18। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। देन कम्स, अच्छा ये एमपीआई हो गया ग्लोबल लेवल पे। जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे, अब नीति आयोग ने इंडिया स्पेसिफिक के लिए भी अपना एमपीआई बना दिया, इस ओपीएचआई मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव से कंसल्ट करके। उसमें क्या हुआ, ये सारी चीजें तो हमने रखी, बस दो चीजें और ऐड कर दी। जब हम इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे तो हमने दो चीजें और ऐड कर दी। ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी था, यहां पे हमने ऐड कर दिया प्लस एक, हमने इस सेकंड में हमने दो क्लासिफिकेशन कर दिया। इसको पहला बना दिया एंड देन सेकंड बना दिया, दैट इज कॉल्ड एंटेनेटल केयर। अब ये वर्ड मैं इसको इजी करके भी बता सकता था, बट मैं एंटेनेटल केयर का पहले आपको मतलब समझाता हूँ। इट्स नथिंग बट यहाँ पे जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक तो हम चाइल्ड मोर्टेलिटी देख रहे थे, अब हम ये देख रहे हैं कि भाई उस बच्चे को जन्म देने में कितनी माएँ ऐसी थी जिनकी डेथ हो गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अब देखो इस सेकंड वाले का सब क्लासिफिकेशन हो गया। तो पहले इसके वेटेज था 1/6, तब 1/6 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब अब इसका वेटेज चेंज हो गया। आप देखो इंडिया के रेफरेंस में इसका वेटेज हो गया 1/12 एंड देन 1/12। रीजन समझ आया आपको, इसका वेटेज 1/6 था, लेकिन इस 1/6 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड देन एंटेनेटल केयर। कि मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हम देख रहे हैं कि भाई जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं वो बच्चे को जन्म देते टाइम कितनी मम्मियाँ ऐसी थी जिनकी डेथ हो गई है ना। बच्चों की डेथ हम काउंट कर रहे थे, अब मम्मियों की डेथ को भी काउंट करेंगे इंडिया के रेफरेंस में। देन एजुकेशन में कोई भी चेंज नहीं किया इंडिया ने। यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड हो गई, दैट इज द 7th कैटेगरी, मैं प्लस करके लिख रहा हूँ 7th कैटेगरी। हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर दिया। बैंक अकाउंट ऐड करने का रीजन आप समझो, सिंपल सी बात है भाई, बैंक अकाउंट इसलिए ऐड किया हो गया, किसी के पास इनमें से कुछ नहीं है, गवर्नमेंट उसको पैसे देना चाहती कि भाई आप उससे फ्यूल खरीद लो या उससे गैस चूल्हा ले आओ, थोड़ा हाउस हो जाए, है ना, टॉयलेट्स बना लो आप अपने घर पे सैनिटेशन के लिए। तो वो फंडिंग देगी कैसे गवर्नमेंट, उसके लिए अकाउंट होना जरूरी है। अब देखो अभी तक 6 थे, अब 7 हो गए, तो ये जो 1/18 था ये भी चेंज होगा, चेंज होगा या नहीं। अब देखो कि पहले ये 1/3 को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये 1/18 था, बिकॉज 6 × 3 = 18। अब हम इस 1/3 को 7 पार्ट्स में डिवाइड जब करेंगे तो सबका वेटेज कितना आ जाएगा, सबका वेटेज आ जाएगा 1/21। तो ईच का वेटेज हो जाएगा 1/21, 1/21 है ना। अब हमने 1/3 को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो आप 1/3 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे इंडिया में एक कंसेप्ट है भाई, इसको भी ऐसे कर दो और इन दोनों को ऐसे ऊपर ले आओ, इस दोनों को जो है ऐसे ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स 1/7, जो हमें दे देगा 1/21, है ना। तो आई होप इट्स क्लियर कि 1/21 कैसे हो रहा है, ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब
कभी भी आपसे वेटेज पूछे इंडिया के रेफरेंस में तो इनका वेटेज 1/21 हो जाएगा और इसका वेटेज 1/6। देखो इसका इसमें 3 नहीं किया हमने, इस सेकंड वाले का हमने सब क्लासिफिकेशन कर दिया, इसको 2 में तोड़ दिया। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, वन मोर थिंग, जो एंटीनेटल केयर था इससे रिलेटेड एक योजना हम चलाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मातृत्व वंदन, मातृत्व वंदन योजना, कि भाई जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनकी केयर के लिए, कि उनकी डेथ ना हो या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, दैट इज कॉल्ड मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व वंदन योजना। ठीक है, ओके। अब देखो आप, जो ये एमपीआई का इंडेक्स होगा वो इंडिया, मतलब इंडिया के रेफरेंस में कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड लेवल पे तो मैंने बोला ओपीएचआई या यूएनडीपी। अब जब इंडिया के रेफरेंस में होगा तो वो पब्लिश करती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, और ये 5 है, मतलब ये 5th वाला जो 5वीं बार का सर्वे होगा, उस रिपोर्ट के आधार पे हम ये चीज़ें देखते हैं। तो आई होप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज क्लियर। नाउ अगला देखते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे पहली बात पब्लिश कौन करता है इसको? दो एनजीओज हैं, दैट इज वर्ल्ड हंगर हेल्प, जर्मन नेम है, अब इसको आप अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो। सेकंड इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आई थिंक पॉलिश है। ठीक, ये दोनों एनजीओज जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। इसमें क्या चीज़ें देखते हैं आप? इंडिया की रैंकिंग आप देख लो, इंडिया इज 111 आउट ऑफ 125, तो हम नीचे से बेसिकली टॉप कर रहे हैं, सिंपल सी बात। अच्छा, अब देखो आप, इनमें 4 चीज़ें, मेल न्यूट्रिशन, कि मतलब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। देखो ये जो मेल शब्द होता है ना, MAL, इसका मतलब होता है बैड, ये किसी के साथ भी लग जाए अगर तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसमें कुछ बैड की मीनिंग है। ठीक है, तो बच्चे को एक तो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया। अब देखो आप स्टंटिंग काउंट करते हैं, स्टंटिंग क्या होती है? हाइट वर्सेज एज, मतलब जितनी मेरी एज है, जैसे मैं अगर 20 साल का हूं तो उतनी मेरी हाइट है कि नहीं 20 साल के अकॉर्डिंग, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो एज के हिसाब से हाइट है कि नहीं वो देखते हैं हम यहाँ स्टंटिंग में। एंड देन कम्स वेस्टिंग, वेस्टिंग क्या है? वेट वर्सेस हाइट। अब आप सोचो कि अगर 20 साल की उम्र है, मेरी 6 फुट हाइट हो गई, लेकिन मेरा जो वेट है, मेरा जो वजन है वो 60 किलो है, तो वो तो प्रॉपर नहीं हुआ ना। कि भाई अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मेरा हेल्दी वेट हो तो वो अबव 70 होना चाहिए, 75 किलो, 78 किलो या 80 kg, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो देन मैं उस हेल्दी बोला जाऊंगा। सो दिस इज द थिंग कि भाई आपकी हाइट तो बढ़ गई, लेकिन क्या आपका वेट उस अकॉर्डिंग है? हाइट के अकॉर्डिंग वेट है या एज के अकॉर्डिंग हाइट है? ये चीज़ हम देखते हैं। एंड देन कम्स चाइल्ड मोर्टेलिटी अगेन, कि अगर भाई 100 बच्चे पैदा हो रहे तो कितने बच्चे उसमें से सर्वाइव कर रहे हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भाई अगर बच्चा भूखा होगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। हिंदी में इसको बोलते हैं ठिगनापन, और इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, ठिगनापन। हाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है ठिगनापन, इंडिया की ये मेजर प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अगर हम इन 2 चीज़ों की बात कर लें कि भाई स्टंटिंग और वेस्टिंग को देख लें, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्या हाल है। ठीक, तो ओके, सो दिस इज स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, और इंडिया की जो रैंकिंग अपने 111 आउट ऑफ 125। तो आई होप इट्स क्लियर। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज नथिंग बट, ये क्या कैलकुलेट करते हैं, नाम से पढ़ो आप, ह्यूमन कैपिटल, कि मतलब जैसे मैं हूं, तो मैं अगर बॉर्न हुआ तो जब मैं काम करने की एज तक पहुंचूंगा तो क्या मैं एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनता हूं, मतलब क्या मैं अपनी इकोनॉमी में कुछ योगदान दे पाऊंगा। अब ये किन चीजों से डिसाइड होगा? देखो आप, 3 चीजें अगेन। फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या भाई चाइल्ड जो था वो पैदा होकर के 6 साल तक की एज के लिए सर्वाइव कर पाया कि नहीं। भाई अगर वो 6 साल तक का हुआ ही नहीं तो वो क्या क्या कैपिटल बनेगा, है ना। देन अगर वो 6 साल तक सर्वाइव कर गया, इफ ही सर्वाइव टिल द ईयर ऑफ स्कूलिंग, 6 साल को उन्होंने लिया, ईयर ऑफ स्कूलिंग अगेन 6 से 14 साल, आपको याद होगा। अगर वो 6 साल तक सर्वाइव कर गया तो वो कितने साल स्कूल गया, एक तो ये काउंट करेंगे कि भाई कितने साल स्कूल गया, है ना, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल स्कूल गया। अब हमने वो काउंट कर लिया। अब हमने देखा कि भाई उसमें लर्निंग पावर्टी है कि नहीं। व्हाट इज लर्निंग पावर्टी? लर्निंग पावर्टी का मतलब ये है कि जैसे अगर ये बच्चा है, आप देखो ये बच्चा हंसता हुआ बच्चा है ना, जनरली बच्चे रोते हैं बट हमने इसको हंसता हुआ बनाया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बच्चा है 20 साल का, 20 ईयर्स की एज है, और ये बच्चा ग्रेजुएट है, मैं कहता हूँ ग्रेजुएट है।
अब हम लर्निंग पॉवर्टी की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे अगर इसने ग्रेजुएशन की तो क्या इसकी जो नॉलेज है ना, क्या इसकी जो नॉलेज है वो अप टू द मार्क है, ग्रेजुएशन वाली नॉलेज है कि नहीं इसके पास, कि बच्चा ग्रेजुएट होकर के बैठा और इसको सही से 10th या 12th क्लास की नॉलेज नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लर्निंग पॉवर्टी इंडिया में। इसीलिए आप देखो जहाँ पे लर्निंग पॉवर्टी नहीं, वहाँ की इकोनॉमीज बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। सिंगापुर का एग्जाम्पल ले लो आप। लर्निंग पॉवर्टी मतलब आप सोचो कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हम 6th क्लास की या 8th क्लास की एनसीईआरटी हमको पढ़नी पड़ रही है, तो ये भी एक तरह की लर्निंग पॉवर्टी ही हुई कि भाई हम किस बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें 8th 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे हमको वो एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं अच्छे से गई या हमने पढ़ी अच्छे से नहीं, है ना। लेकिन लर्निंग पॉवर्टी है तो आपकी डिग्री के हिसाब से आपको नॉलेज है कि नहीं, अगर आपको उस डिग्री की इक्विवेलेंट नॉलेज नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग पॉवर्टी। ओके, आई होप इट्स क्लियर कि व्हाट इज लर्निंग पॉवर्टी। देन कम्स एज 16 to 18, मतलब आप देखो 16 से 18 साल तक होते होते लगभग पढ़ाई आप जो है ग्रेजुएशन वाले, ग्रेजुएशन हो चुकी होती, कई लोगों की हो भी जाती है, कई लोगों लगभग पास होने वाले होते हैं कि ग्रेजुएशन पास होने वाले होते हैं। अब उसके आगे या तो बाकी लोग जैसे आपको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करने होंगे तो या तो आदमी पढ़ाई करता है या तो वो स्टडी करेगा, अदरवाइज इस एज के बाद वो क्या करेगा, सीधा वर्क फोर्स को ज्वाइन करेगा या फिर एक वर्किंग इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस एज तक आप हेल्दी हो कि नहीं, कि आप आगे या तो पढ़ सको या फिर आगे काम कर सको, इस एज तक। मान लो यहाँ तक सब कुछ ठीक था, 16 से 18 साल जाते जाते आपको ऐसी कोई बीमारी लग गई जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तो आप कैसे अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनोगे, है ना। तो आप अपनी इकोनॉमी में योगदान नहीं दे पाओगे, जीडीपी में योगदान नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप हेल्दी नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे, आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। तो ये तीन चीज़ें देखते हैं कि बच्चा 6 साल तक सर्वाइव करता है कि नहीं, सर्वाइव किया तो कितने साल उसने पढ़ाई की, और लर्निंग पॉवर्टी है कि नहीं। देन 16 से 18 साल की एज तक वो हेल्दी है कि नहीं, आगे काम कर सकता है या पढ़ाई कर सकता है कि नहीं। ये 3 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनोगे कि नहीं अपने जीडीपी के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे का फेट या बच्चे का भविष्य इस बात पे भी डिपेंडेंट होता है कि भाई वो पैदा कहाँ हो रहा है। आप इमेजिन करो कि आप यूएसए में पैदा हो रहे हो जहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और आप अफ्रीका की उस मेडागास्कर से आइलैंड पे पैदा हो रहे हो जहाँ पर आपको रेत खानी पड़ रही है, बच्चे वहाँ के रेत खा के बड़े हो रहे हैं, आप सोचो बेचारे। तो कहीं ना कहीं फेट इस तरह से भी तो डिसाइड हो गया कि भाई अगर आप एक अच्छी कंट्री में बॉर्न होते हो तो आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनते हो, आप एक ऐसी कंट्री में बॉर्न होते हो जो ऑलरेडी गरीब है, बाकी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल नहीं बनोगे, है ना, कह सकते हैं ये बात। देन कम्स इंडिया। अगेन आप देखो 116 आउट ऑफ 174, इसमें भी हमारी रैंकिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं है। एंड दिस इज, ये स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। बट आप देखो अगर स्कोर आपका 0.49 आता है, इसका मतलब आप 49% चांसेस हैं कि अगर आप इंडिया में पैदा होते हो तो आप एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनोगे, ठीक। अगेन अब देखो, अब जैसे अगर आपका स्कोर आ जाए 0.88 तो इसका मतलब 88% चांसेस हैं कि आप जो है एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनोगे। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। देन एक लास्ट इंडेक्स और देख लेते हैं जो कि ये ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको भूटान के पीएम ने 1972 में स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस में दिया था। तो उस टाइम पे इसको बोला गया था जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं था भूटान के पीएम के पास, तो इसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन बाद में 2012 के बाद भूटान के पीएम ने कुछ बातें बताई, और कुछ बातें ये एसडीएसएन ने, एसडीएसएन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, आपको एसडीजी याद होगा, हमने एसडीजी की बात की थी, एसडीजी की, इसी एसडीजी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक हेल्पिंग यूनिट आप कह सकते हो, ये एसडीएसएन है। तो एसडीएसएन ने कुछ सजेशंस दिए कि भाई अगर आपको ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, भाई किसी कंट्री की डेवलपमेंट को इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि वहाँ के लोग खुश कितने हैं। सिंपल सी बात भूटान के पीएम ने बोली थी। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो हेल्पिंग यूनिट थी एसडीएसएन की, इन्होंने 2016 में कुछ 6 यूनिट्स बताई और बोला कि इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है। आप देखो 6 चीज़ें बोली, जीडीपी पर कैपिटा रियल, जीडीपी रियल एंड जीडीपी नॉमिनल हम नेशनल इनकम में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक। तो जीडीपी रियल में पर कैपिटा मतलब इनकम कितनी है पर पर्सन, अगेन पूरे नेशन की इनकम को उस नेशन की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, जितना पैसा आ जाएगा वो पर पर्सन की इनकम, ठीक। ये कैलकुलेट कर लिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
जैसे इंडिया की आई थिंक इस टाइम पे 70 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भाई जहाँ के लोग ज़्यादा खुश होंगे वहाँ के लोग ज़्यादा बेसिकली जिंदा रहेंगे, सिंपल सा इनका जो कंसेप्ट है, ठीक। और वैसे आप देखो इंडियन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई खुश है, हम तो हर चीज़ में खुशी खोज लेते हैं, है ना। आप सोचो, पुरानी जीन्स धुल रहे हो, 10 का नोट निकल आए, 20 का नोट निकल आए, हमको बहुत खुशी होती है। अब इतनी छोटी छोटी बातों पे हम खुश हो लेते हैं, लेकिन रैंकिंग कहाँ हमारी, ये देखो लास्ट में 10th पे हम नहीं है दुखी, लेकिन स्टिल। अब देखो ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं, थोड़ी बायस्ड भी होती हैं, आप कह सकते हो। तो कई बार इंडियन गवर्नमेंट इन चीज़ों को नकार भी देती है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देन कम्स जेनरोसिटी। अब देखो जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, भाई आप कितने जेनरस हो, कितने उदार हो, कितना अच्छा नेचर है आपका, है ना। कि भाई आप किसी शहर में जा रहे हो, लखनऊ की बात करते हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ बोलेंगे कि भाई पहले आप या मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि भाई वहाँ के लोग कितने जनरस हैं, कितने अच्छी तरीके से आपसे वो लोग क्या कर रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब जैसे मैं घर से निकलूँ, एक पर्सन है, अब मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो उसने बोला अरे ठीक है पहले आप चले जाओ, तो भाई मुझे अच्छा लगेगा, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ अच्छे मन से जाऊँगा। अब आप सोचो दिल्ली में हो आप, उसने गालियाँ बक दी आपको कि अरे कहाँ जा रहा है, ऐसे करके कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा, आपका मूड खराब हो जाएगा, है ना। तो हैप्पीनेस गई वहाँ पे। तो ये देखा जाता है कितने जनरस हैं वहाँ के लोग, उस कंट्री के लोग कितने जनरस हैं। देन कम्स सोशल सपोर्ट। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो सोसाइटी आपको कितना सपोर्ट कर रही है, ये चीज़ें देखेंगे। भाई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, मेरा परिवार नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी से उम्मीद रहेगी कि भाई बाकी लोग जो है मेरे लिए स्टैंड लेंगे, अगर वो स्टैंड लेंगे मैं खुश होऊंगा, सिंपल सी बात। देन कम्स फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करें तो आप देख के देखो कि जो भी कंट्री थोड़े जहाँ पे जो है अर्बन और रूरल दो तरह की चीज़ें, जहाँ पे रूरल एरियाज ज़्यादा होंगे, मतलब गांव ज़्यादा होंगे। अब गांव में उतनी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है कि किसी को एक्टर बनना है गांव में, तो उतना लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, बट अभी भी आप देखोगे कि ज़्यादातर जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पे ही ये फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको दिखेगी। कि जो सिटीज़ हैं बेसिकली वहाँ पे ही आपको मिलेगा। अभी भी जो विलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लैग कर रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है उतनी ज़्यादा विलेजेस में नहीं है कि बच्चा कुछ भी बनना चाहता है। और उसके पेरेंट्स जनरली वहाँ पे क्या फोकस है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है ना, पढ़ लिख के एक अच्छा बनो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये सिंपल सी थिंग। सो दिस इज द थिंग। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस भी देखते हैं। एंड देन कम्स लैक और अब्सेंस ऑफ करप्शन। अब देखो जनरली तो ये पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल ये देखते हैं कि भाई कहाँ पे करप्शन कितना ज़्यादा कम है, जहाँ पे जितना कम करप्शन वहाँ के लोग उतना ज़्यादा हैप्पी। देन कम्स इंडिया की, ये देखो अपने इंडिया की रैंकिंग। फिनलैंड जनरली आपको टॉप करता दिखेगा, अभी हम पीछे भी देखते आ रहे थे, HDI में देखा था हमने, तो फिनलैंड आप MDG में SDG में, तो फिनलैंड आपको टॉप करता हुआ दिखेगा। देन कम्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो वो है लास्ट। रीज़न आप समझ रहे हो, तालिबान। अब वहाँ पे तालिबान आ गया तो लोगों के पास क्या ही फ्रीडम ऑफ चॉइस बचेगी, या फिर लोग क्या ही खुश रहेंगे जब उनके मन का कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो ये कुछ इंडेक्सेस थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। और थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।